दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में और जानेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, किस दिशा में घूमती है और सूर्य की परिक्रमा किस तरह से करती है और पृथ्वी की गति के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं। और साथ ही जानेंगे घूर्णन अथवा दैनिक गति क्या होती है, सौर दिवस क्या है, परिक्रमण या वार्षिक गति क्या है, उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, दिन और रात बराबर क्यों नहीं होते, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ये हमारे सामने ये जो डायग्राम है, बीच में ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या अपने अक्ष पर यानी राउंड राउंड चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, खुद अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है, यहाँ ऐसे ऐसे राउंड लगाती रहती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इसे ही पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं और इसके घूमने के कारण ही इसकी दिशा बदलती रहती है, यानी स्थिति बदलती रहती है। और इसकी स्थिति जब बदलेगी यानी सूर्य का प्रकाश जिधर होगा वहां उस टाइम पे दिन होगा, अब जिधर प्रकाश नहीं पहुंचेगा रात होगा। यानी इसके पृथ्वी के घूमने के ही कारण, अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमने के ही कारण दिन और रात होते हैं। और इसकी जो घूमने की गति है अपने अक्ष पर, इसी को हम दैनिक गति कहते हैं। अब सौर दिवस क्या होता है? सौर दिवस यानी सूर्य को हम गतिहीन मानकर, यानी सूर्य की कोई गति नहीं है, इसको हम गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा सूर्य का जब परिक्रमण किया जाता है, यानी जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, घूम रही है इसके चारों ओर, और सूर्य को हमने गतिहीन मान लिया है। तो इसके चारों ओर घूमने यानी परिक्रमण करने की जो गणना की जाती है वो दिनों के रूप में की जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य को कितने दिनों में पूरा चक्कर लगा लेती है, जो हम गणना करते हैं ये दिनों के रूप में की जाती है। तब हमें ज्ञात होता है सौर दिवस, यानी दिन ज्ञात होता है कितने दिनों में चक्कर लगाती है, उसी हिसाब से हम गणना करते हैं, तब हमें दिवस ज्ञात होता है, यानी सौर दिवस ज्ञात होता है। और इस दिवस की जो अवधि होती है वो 24 घंटे की होती है, यानी 24 घंटे में एक सौर दिवस या दिवस होता है। अब बात करते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति किसे कहते हैं। होता क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है, ये खुद तो राउंड राउंड चक्कर लगा ही रही है, खुद अपने अक्ष पर घूम रही है ऐसे, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर, अभी हमने बताया सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग यानी अपनी भूकक्षा में 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ एक ये जो अंडाकार मार्ग है, इसका ये रास्ता है सूर्य के चारों ओर, इसको हम बोलते हैं भूकक्षा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर जिस भूकक्षा में चक्कर लगाती है, तो 365 दिन में लौटकर वहीं आ जाती है, यानी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी कर लेती है। और पृथ्वी की इस गति को ही हम वार्षिक गति कहते हैं। समझ गए होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है पूरब से
पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है और अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है, यानी सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। और अपनी एक भू कक्षा में यानी अपने रास्ते में चक्कर लगा रही है। उसी भू कक्षा में 365 दिन में ये सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है। और ये चक्कर पूरा करने में इसकी जो गति रहती है, इसी गति को ही हम वार्षिक गति कहते हैं। अब सवाल ये है कि दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? दिन और रात हमेशा बराबर क्यों नहीं होते? तो पृथ्वी अगर अपनी धुरी पर झुकी ना होती, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अगर ये झुकी ना होती तो मानते हम कि दिन और रात बराबर ही होते, ना तो दिन छोटा होता ना रात छोटी होती, दोनों एक समान होते अगर ये अपने धुरी पर झुकी ना होती। इसी तरह अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती, इसी तरह ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती, सूर्य का चक्कर ना लगाती, तो एक गोलार्ध में, वो चाहे कोई भी गोलार्ध हो, उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, एक गोलार्ध में दिन हमेशा बड़े ही होते और रातें हमेशा छोटी ही होती। तो यहां तक हमने जाना। अब हमारे मन में आता है कि यहां तक तो चलो ठीक है कि दिन रात बड़े छोटे इसलिए होते हैं, और सौर दिवस कैसे होता है, घूर्णन गति किसे कहते हैं, वार्षिक गति किसे कहते हैं, समझते हैं ऋतु परिवर्तन। तो ये हमारे सामने पृथ्वी। अब पहले हम पृथ्वी की ये रेखाओं के बारे में समझ लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर जो रेखा है ये है हमारी कर्क रेखा, यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। हमारा देश जो है, हमारे देश से कर्क रेखा ही गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो हम भारत की स्थिति से समझते चलते हैं। ये ऊपर सबसे कर्क रेखा, उसके बाद बीच में ये विषुवत रेखा और सबसे नीचे ये मकर रेखा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। अब पहली स्थिति इसकी ये है कि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, और जब किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और दिन भी बड़े होते हैं। यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और गर्मी भी ज़्यादा होगी। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करती है। तो 21 जून से लेकर आगे की जो स्थिति बनेगी, ये जैसे जैसे पृथ्वी आगे चलती जाएगी, पृथ्वी अपनी दिशा भी बदलती जाएगी, यानी अपने अक्ष पर घूमती जाएगी। जो अगली इसकी स्थिति होगी 23 सितंबर को, तो इसका जो नॉर्थ है यानी उत्तरी गोलार्ध है, वह पीछे का हिस्सा हो जाएगा, यानी सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी ये विषुवत रेखा पर पड़ेंगी। अब विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण यहाँ दिन और रात बराबर हो जाते हैं। अभी 21 जून को किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ रही थी, जिससे कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ने से गर्मी भी ज़्यादा हो रही थी और गर्मी के साथ साथ बड़े दिन थे। बड़े दिन यहाँ 14 घंटे के दिन हो गए और 10 घंटे की रात है। अब धीरे धीरे जैसे ये आगे की ओर बढ़ती गई, इसकी डायरेक्शन चेंज होती गई। अब जो किरणें पड़ेंगी 23 सितंबर को, ये किरणें विषुवत रेखा पर, इसीलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो कि हल्का सूर्य की तरफ होता है, यहाँ बसंत ऋतु होती है। ये 3 महीने में स्थितियां बदलती रहती हैं, यानी ऋतु परिवर्तन होता रहता है। 23 सितंबर से
3 महीने आगे जाने के बाद जैसे जैसे ये पृथ्वी जाएगी अपनी दिशा बदलती जाएगी, उस सूर्य की किरणें नॉर्थ के साइड कम होती जाएंगी, यानी अब जो पड़ेंगी ये सीधे मकर रेखा पर किरणें पड़ेंगी। यानी पृथ्वी इस टाइप में घूम गई, इस दिशा में घूम गई है कि इसका जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की किरणों के सामने है। यानी मकर रेखा जो है, सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ रही हैं। अब जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यानी दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें शीत ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा पीछे जा चुका है और दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा सूर्य की किरणों के सामने आ चुका है। ये स्थिति बनती है 22 दिसंबर को, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ऐसे ही चौथी स्थिति ये 22 दिसंबर से सीधे बढ़ती जाएगी, यानी आती है ये 21 मार्च। 21 मार्च तक पृथ्वी की दिशा बदल चुकी होगी, यानी सूर्य की किरणें फिर से विषुवत रेखा पर पड़ेंगी, जिसमें नॉर्थ का एरिया यानी उत्तरी गोलार्ध का एरिया हल्का सूर्य की किरणों के सामने होगा, जिसमें बसंत ऋतु होगी। और जो दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है वो सूर्य के यानी विषुवत रेखा के पीछे होगा, वहां शरद ऋतु होगी। और ऐसे ही यहां से लेकर 21 जून तक जाते जाते फिर वही स्थिति हो जाती है, यानी सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं, गर्मी ज़्यादा होगी। अगले 3 महीने के बाद 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेंगी। उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा पीछे की साइड होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। ऐसे ही अगली स्थिति बनेगी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को भी बड़ा दिन होगा और रातें छोटी होंगी, यानी 14 घंटे का दिन होगा और 10 घंटे की रातें होंगी। यहाँ मकर रेखा पर पड़ेगी। जिस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी उसी रेखा पर गर्मी भी ज़्यादा होगी और दिन भी बड़े होंगे। तो हम ये मानकर चलें, यानी 21 जून की स्थिति ऐसी रहती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं तो कर्क रेखा में गर्मी ज़्यादा होती है और दिन भी बड़ा होता है, यानी 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद दिन धीरे 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 नॉर्मल होने लगते हैं और ये 23 सितंबर को जाकर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ऐसे ही इसके विपरीत 21 जून के विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, गर्मी भी ज़्यादा होगी, और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे। ऐसे ही ये विषुवत रेखा पर जब आएगी तो विषुवत रेखा यानी 21 मार्च की बात कर रहे हैं तो सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ेंगी और जो नॉर्थ का एरिया होगा यानी उत्तरी गोलार्ध एरिया होगा ये हल्का सूर्य की ओर होगा, इसीलिए यहाँ बसंत ऋतु होगी। और जो पीछे का एरिया होगा यानी दक्षिणी गोलार्ध का वो विषुवत रेखा के पीछे होगा, वहाँ शरद ऋतु होगी। और ऐसे ही ऋतु परिवर्तन होता रहता है।